हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। इसलिए 30 क्वेश्चंस को आप ध्यान से पेपर को सॉल्व करिए। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बच्चे बार बार फेल हो जा रहे हैं, उनके लिए भी ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर्स जितना ज़्यादा जब पेपर आप लगाएंगे तो बहुत सारे देखिए सामान्य से क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन 30 टॉपिक से आपको मिलेंगे। एक तरीके से आप देखा जाए वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जो है, टॉपिक तो वैसे भी सीडीपी या ईवीएस या सब में पढ़ने होते हैं, तो इसलिए पेपर्स लगाइए। पेपर्स में जो बताए हुए फैक्ट्स होते हैं, जो आपको नहीं पता उसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट्स बहुत बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के समय जो है एक सरसरी निगाह से पढ़ने के लिए जो है ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पेपर को सॉल्व करिए। हमारे साथ जो है हम आपको इस चैनल के माध्यम से जो है पेपर्स तो कराते हैं, उसके साथ थ्योरी वीडियोस भी कराते हैं। तो वो थ्योरी वीडियोस क्या है, वो थ्योरी वीडियोस जो है वो डायरेक्टली जो है जो पेपर्स में जो पेडागोजी के रूप में जो क्वेश्चंस आते हैं और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, वही मैंने ऑप्शंस वहाँ पे रखे हैं, ताकि आपको जो है आसान रहे कि एक वाइगोस्की हो या पियाजे में क्या क्या बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनल नोट्स है जो मैंने आपको पीडीएफ के रूप में जो है बना करके दिया है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। थ्योरी वहाँ से तैयार करिए और पेपर्स ज़रूर से ज़रूर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा। हम इसी प्रकार से डेली आपको वीडियोज़ लेकर के आते हैं। एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पेपर बनाया जाता है, इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हमारा शुरुआत से टारगेट रहेगा कि दिसंबर एग्ज़ाम में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दें तो 120 प्लस अप्रॉक्सीमेटली उनके नंबर आएँ। और मैं जो बातें बताऊँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि जैसे कि कौन सा क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किस क्वेश्चन पर क्या चीज़ें आपको ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है आश्रय थीम को पढ़ाते समय जांच, जिसे कहेंगे इंक्वायरी, को बढ़ावा देती है? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ के ही आप समझ जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों से अपने अपने घर बनाने और उनके विभिन्न भागों को लेबल करने को कहा जाता है, या फिर छात्रों से विश्व भर के विभिन्न प्रकार के आश्रयों पर शोध करने और उनको प्रस्तुति देने के लिए कहा गया है, या छात्रों से उनके सपनों के घर के बारे में कहानी, या विद्यार्थियों को उनके घरों के प्रयोग के बारे में जो है प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची बनाने को कहा गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, छात्रों से विश्व भर में विभिन्न प्रकार के आश्रयों पर शोध करने और प्रस्तुति देने के लिए कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है सीटेट में, तो इसलिए हो सकता है कि इस दिसंबर के एग्जाम में भी पूछा जाए। अच्छा, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि ये उप विषय कौन कौन से हैं। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में जो उप विषय हैं वो कौन से हैं? तो उप विषय जो हैं उनको आपको एक तो परिवार और दोस्त उप विषय हैं कि नहीं है? तो हाँ, पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहला है। दूसरा है भोजन, जिसे कहते हैं फूड, भोजन जो है फूड जो है ये एक उप विषय है। पशु जो है यहाँ पे नहीं है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी डू एंड मेक, तो ये भी एक विषय है यहाँ पे। तो 3 तो हो गए। उसके बाद चौथा है, एक है वाटर, जिसे कहेंगे तो खाना है तो पानी भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रैवल भी है, याद रखिएगा। ट्रैवल में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ट्रैवल भी है इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक और बच गया है, वो है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है आपका जो है मतलब शेल्टर का जो आपका आवास, जहां आप रहते हैं, आपकी छत, सर छुपाने के लिए जो है रहने के लिए छत चाहिए ना, तो उसे कहा जाता है शेल्टर, मतलब टेंट टाइप का, आप समझ लीजिए। तो ये जो ईवीएस के पाठ्यक्रम में जो 6 जो है उप विषय जो है दर्शाए गए हैं, तो ये 6 के नाम आपको बिल्कुल याद करने हैं, याद कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, परिवार और दोस्त, भोजन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, वाटर, ट्रैवल और शेल्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे, मतलब उसके माता है, उसके पिता है और उसका 2 बच्चे हैं।
तो ये कथन सही है या गलत है, इस बारे में बता रहा है। तो देखिए, एक परिवार एक इकाई है, ये एक गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। तो देखिए, बिल्कुल सा सही बात है, ये क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया हमें। तो ये कथन गलत है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं। कई प्रकार के कैसे हो सकते हैं? परिवार जो है संयुक्त परिवार भी हो सकता है, एकाकी परिवार भी हो सकता है ना, व्यक्तिगत रूप से जो है मतलब हो सकता है। जैसे संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें मम्मी पापा के अलावा नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची सब परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, जो घर के खास सदस्य होते हैं, ठीक है। और एकाकी परिवार जो होता है उसमें आमतौर पे माता पिता और उसके 2 बच्चे ही शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत बताता है, यहाँ पे आंसर होगा ए। ये तो सभी को पता होगा, ये तो अपने बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए आदर्श परिवार का आकार यही है, ये बिल्कुल भी नहीं। उसमें आदर्श परिवार में उसके माता पिता भी आ सकते हैं, ठीक है, नाना नानी दादा दादी भी आ सकते हैं, उसके चाचा चाची भी आ सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाता है। सही है, क्योंकि ये सभी भारतीय परिवारों की तरह है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भारतीय परिवार संयुक्त हैं, कुछ भारतीय परिवार अलग है, कुछ बिल्कुल ही और अलग तरीके से रहते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। उसको एक परिभाषा में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। गलत है, क्योंकि ये कथन निर्दिष्ट होता है कि बच्चे जैविक हैं, तो यह भी गलत है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन पढ़ के गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? तो पाठ्यक्रम जो है भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, या बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं प्रस्तुत करना। तो देखिए यहां तक तो सही था कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना है, लेकिन बड़ी संख्याओं में अवधारणाएं प्रस्तुत करना ये यहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। या फिर जो है दी गई जानकारी और विवरण से सीखना, जो भी आपको जानकारी दी गई है उसी से केवल सीखना है, तो ये भी जो है बच्चों के लिहाज से सही नहीं है। पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना, तो ये भी गलत है। यहाँ पे जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन ए होगा। देखिए ईवीएस की क्लास है, या ईवीएस हो या किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो, हम बात कर रहे हैं बच्चे की पढ़ाई की। हम बात कर रहे हैं जो है आमतौर पे बच्चे की, ऐसे बच्चे की जो 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहली बात ध्यान रखना है कि बच्चे का जो सिलेबस है वो कम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम का भार कम होना चाहिए, और जो बच्चों को जो है सार्थक अधिगम प्रोवाइड करे। सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो भी आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की सीख हो। ऐसा नहीं हो कि ऊट पटांग का सिलेबस डाल दिया गया हो जिसका कोई, जैसे आज हम लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि हमें कैलकुलस पढ़ाई गई, लेकिन हमारे जीवन में कहीं भी कैलकुलस का यूज़ नहीं होता। आपने हाई स्कूल में कहीं ना कहीं अगर साइंस से होंगे, अगर मैथ पढ़ी होगी तो आपने जो है कैलकुलस जरूर पढ़ी होगी। तो कैलकुलस का आज के जीवन में कोई यूज़ नहीं होता, सामान्य रूप से कोई यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि इस कैलकुलस पढ़ा दिया लेकिन जो है उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है जो उनके अधिगम, जो उसके लर्निंग में मदद करे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन को डिकोड करना सीखना है, क्वेश्चंस को तोड़िए, क्वेश्चंस में जो भी आपको ड्रॉबैक लग रहा है, कुछ भी निगेटिव लग रहा है, तो वो देखिए आप यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मदद की, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको चाहिए कि अच्छी एक सलाह दीजिए। तो आपको देखना है कि सलाह हमको कैसी देनी है। हमको देनी है कि बच्चे का भार कम हो जाए, सार्थक अधिगम हो, ये एक सलाह देनी है, या फिर ऐसी सलाह देनी है कि बड़ी संख्या में अवधारणाएं प्रस्तुत की जाएं, या खूब जानकारी और विवरण से दी गई जानकारी और विवरण से सीखे, या फिर विशिष्ट विषयों को ही पेश किया जाए। केवल इस तरीके की जानकारी आप देंगे बच्चों को तो ऑब्वियसली आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीखने का सिद्धांत है? अब देखिए ये क्वेश्चन ईवीएस का नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन ईवीएस का नहीं है, ये क्वेश्चन सीडीपी का भी है, ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का भी है, ये क्वेश्चन मैथ पेडागोजी का भी है, ये हर रूप में क्वेश्चन है ना। ये हिंदी में हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको तीनों जगह आपको मिल जाए। तो आप इस तरीके से देखा जाए कि एक क्वेश्चन आपको 3 जगह मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब देखिए सीखने का सिद्धांत, हमें ध्यान रखना है कि हमें सीखने का सिद्धांत क्या है। अब अगर हम बच्चे को तो यहाँ पे अगर हम बच्चे को देखिए वैश्विक से स्थानीय सिखाते हैं, या फिर अमूर्त से मूर्त सिखाते हैं, अज्ञात से ज्ञात सिखाते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे जो 5वें का आंसर है वो है आंसर डी है, ऑप्शन डी होगा सही। देखिए हमें सिखाने का जो सिद्धांत होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। पहले जो हमें नॉलेज है, जो बच्चे को नॉलेज है, उसको समझाना, और फिर उसके बाद जो बच्चे को नहीं पता है उसकी ओर ले जाना। मतलब पहले बच्चे को मूर्त चीज़ों के बारे में ज्ञान दीजिए, जो सामने है 1 2 3,
पहले आप कहेंगे कि देखिए 1+1, यहाँ पे एक एप्पल रखा हुआ है बेटा, और इस एप्पल के साथ एक और एप्पल रखा हुआ है बेटा, उसके बाद जो है आपके पास कितने एप्पल बचे। तो इस तरीके से जब आप डायग्राम बनाएंगे या साक्षात सामने रख करके एप्पल बताएंगे तो वो चीज़ें सीखेगा, और धीरे धीरे वो आप समझने लग जाएगा चीज़ों को। और फिर वो आप पूछेंगे 3 एप्पल आपके पास हैं, फिर 2 आपने दिए तो कितने हो गए, तो 5। वो आंसर ऐसे ही देने, मतलब कल्पना पे, अमूर्त चीज़ों पे ही देने लग जाएगा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यहाँ रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ठीक है, स्थानीय से वैश्विक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। सरल से कठिन की ओर जाएंगे, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ईवीएस की क्लासरूम है, हमें बच्चों को जो है क्लासरूम में ऐसे जोड़ना है कि बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट ले। तो हमारा क्या जो है तरीका आजमाना चाहिए। तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चे को पढ़ाने में से कितना इंटरेस्ट लेगा बच्चा, या हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसकी व्याख्या करने लग जाएं, या फिर कक्षा में निर्देशन दे दें ऐसे करना है वैसे करना है, या फिर हम किस्से कहानियाँ सुनाएं। तो ऑब्वियसली बच्चे को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम बच्चे को कहानियाँ सुनाएं। कहानियों के माध्यम से जो है उस जो है टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करें, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके से उसके साथ जुड़ेगा। अच्छा, कहानियों के माध्यम से बच्चे में रचनात्मक गुण भी पैदा होते हैं। क्या होते हैं कि जब कहानी सुनता है तो बच्चा इमेजिनेशन करता है, उस पर जो है सोचने की कोशिश करता है कि कौन सी चीज़ कैसी दिख रही होगी, है ना। और उससे उसका दिमाग कहीं ना कहीं खुलने की कोशिश, उससे चिंतन शैली डेवलप होती है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। तो बच्चे के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, उसके बौद्धिक विकास के लिए किस्से कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है, यहां पे सच नहीं है पूछ रहा है। तो पर्यावरण एक सेकेंड, तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, या पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, या पर्यावरण अध्ययन वर्णनों या परिभाषाओं पर बल देता है, या पर्यावरण अध्ययन क्या जो है प्रकृति एकीकृत है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषाओं पे बल नहीं देता, नियमों पे बल नहीं देता, ये बाल केंद्रित अध्ययन नहीं है, है ना। ये सच नहीं है यहाँ पूछ रहा है, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, है ना। ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, मैंने भूल गया। पर्यावरण अध्ययन, एक तो पहली बात ये बाल केंद्रित अध्ययन है, यहाँ पे बच्चे को जो भी आप पर्यावरण से रिलेटेड समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बच्चा केंद्र में होना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके चीज़ों को समझाना है कि हमें बच्चे को किस तरीके से समझाना है। तो ये है सच। उसके बाद बच्चे को उसके परिवेश में खोजने का अवसर देना है, बच्चे को परिभाषाओं पे हमें जोर नहीं देना है, हमें वर्णों पे जोर नहीं देना। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसकी व्याख्या करें, उसकी परिभाषाएं दे, इसका ज़रूरत नहीं है, इससे बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा, ठीक है। और बल्कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है एकीकृत है। तो यहाँ पे सभी आंसर है, जो गलत है वो जो सच नहीं है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का जो है उद्देश्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को, ऑप्शंस को पहले रीड करते हैं। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोज करने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों के अंदर जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमें मिल गया है। जो मूल उद्देश्य नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, अभी पिछला क्वेश्चन ये है कि हमें बच्चे को परिभाषाओं पे जोर नहीं देना है, इसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। बाकी सब पर्यावरणीय मुद्दों पर हम जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उससे स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। जैसे पेड़ लगाने के लिए कहेंगे कि तो स्वयं से बच्चा जो है गड्ढा खोदेगा, पेड़ लगाएगा, उसमें खाद डालेगा, मिट्टी को उस तरीके, तो ये सारी चीज़ें कार्य करेगा, बीज अंकुरण जिसे कहते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करने की कोशिश करेंगे पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, जो हम परिभाषाओं का कोई लेना देना यहाँ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था कविताएं और कहानियां बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं,
ठीक है, ये जिज्ञासा पैदा करती है, सीखने की क्षमता डेवलप करती हैं, बच्चे जानने की कोशिश करते हैं, सृजनात्मकता क्षमता का जो है विकास होता है। सृजनात्मकता क्षमता का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होती है। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि जो है आप सेब के बारे में सोचिए, तो आप तुरंत सेब के बारे में सोचते हैं और आप सोचते हैं कि एक रेड कलर का सेब होगा। मैं आपसे कहता हूं कि एक हरा कलर का सेब जो है सोचने का प्रयास करिए, या आप जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सोचिए। तो ये इस तरीके के आइडियाज़ होते हैं जो दिमाग में दौड़ते हैं, या कुछ भी नया क्रिएट करने की क्षमता इसी तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, जब आप बच्चा सृजनात्मकता रूप से अमूर्त रूप से सोचता है, कहानियों और कथनों के माध्यम से बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, इमेजिनेशन जो उसके सामने है ही नहीं। तो यहां शामिल करने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे की कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे ए बिल्कुल राइट होगा। क्या आपने कभी अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे होते? उनके नाम नोट करके लिखना है हमें। इस प्रश्न के माध्यम से जो है किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? तो देखिए, हम एक टीचर ने कहा कि अपने स्कूल के बच्चों से कि आप कल जाइएगा घर और आपके आसपास कौन कौन से जानवर घूमते हैं, टहलते हैं, उनके कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, इसके बारे में लिख करके लाना हमें और हमें बताना। तो ये मूल्यांकन करने का क्या मूल उद्देश्य होता है? तो ये मूल्यांकन परिकल्पना और प्रयोग पर आधारित है, न्याय के प्रति चिंता पर आधारित है, अवलोकन और रिकॉर्डिंग पर आधारित है, वर्गीकरण और चर्चा पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वो है ऑप्शन यहाँ पे सी, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। अवलोकन का मतलब होता है ओवरव्यू। यहाँ पे जो है टीचर जो है बच्चों के अंदर जो है ओवरव्यू क्षमता, अवलोकन क्षमता जो है डेवलप कर रहा है। अवलोकन का मतलब है वो वहाँ पे जाएगा, घर गेट के बाहर निकलेगा, देखेगा कौन कौन से बच्चे हैं, ओवरव्यू अपने मोहल्ले पे देखेगा ना, गलियों में, कि कौन से हमारे यहाँ जो है किस तरीके का कुत्ता घूम रहा है या किस तरीके के जानवर आते हैं हमारे यहाँ। तो इसे कहते हैं चिंतन, मनन करना, निगरानी भी कहते हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग करना है यहाँ पे, क्योंकि नोटबुक पे लिखना है तो उसकी रिकॉर्डिंग करना है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस जिस बच्चे को अवलोकन का मतलब नहीं पता है वो बच्चा हमेशा क्वेश्चन को गलत कर देगा। यहाँ पे बस वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए, सारा चीज़ें आंसर तुरंत पता चल जाएगा। अवलोकन का मतलब होता है ओवरव्यू। इसलिए हमेशा एक और चीज़ मैं बताऊं, आप क्वेश्चन को जब समझ ना आए तो इंग्लिश को ज़रूर देखिएगा। ओवरव्यू मतलब जो है देखना है हमें थोड़ा सा सरसरी निगाह से, तेज निगाह से, और चारों तरफ निगाह दौड़ानी कि क्या है। व्यू तो हम करते ही हैं, व्यू मतलब देखना, ओवरव्यू मतलब थोड़ा सा और जो है गहन तरीके से आसपास क्या है, ये सब भी चीज़ों पे देखना होता है, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और ये चलाया था किसने? गौरा देवी। गौरा देवी ने ये जो है चलाया था। ठीक है, और ये आंदोलन 1970 के आसपास था। इसमें क्या है, उत्तराखंड में जो पेड़ लगे थे उसको गवर्नमेंट, वहाँ के ठेकेदार जो है प्राइवेट सेक्टर के तौर पे उसको काटे जा रहे थे। तो जो है वहाँ के जो लोग थे, ग्रामीण थे, वो पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने नारा दिया था कि पहले मुझे काटो फिर उसके बाद पेड़ को काटो, इस तरीके का नारा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए उसको चिपको आंदोलन कहा गया है। उत्तराखंड राज्य नाम बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय और उभय जो है दिशीय होता है। एक दिशी मतलब एक दिशा में, बहुदिशी मतलब सभी दिशाओं में हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, इधर उधर। चक्रीय मतलब इस तरीके से होता है, चक्र के रूप में होता है। उभय दिशी मतलब आगे पीछे इस तरीके से होगा, है ना। तो ये तो इसका जो सही आंसर है, देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक दिशी तो होता है, इसका जो है एक थ्योरी दी जाती है लिंडेमान। लिंडेमान, ये नाम याद कर लीजिए और लिख लीजिए। लिंडेमान ने बताया था कि ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कि जब एक खाद्य श्रृंखला से, मान लीजिए ये पहली खाद्य श्रृंखला है, जो उत्पादक है, उत्पादक से जो है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए घास है, बात को समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, घास है, घास को मान लीजिए खाया बकरी ने, तो जो बकरी ने खाई है, तो ये जो खाने के बाद जो उसको बकरी को जो ऊर्जा मिली है वो पूरी जितना भी उसने खाया उसका 10% ही ऊर्जा मिलेगी, बाकी 90% जो है ऊष्मा के रूप में या जो है किसी भी रूप में जो है
लॉस में चली जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। सिर्फ केवल 10% ऊर्जा मिलती है। मतलब तो एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला में जब ऊर्जा जाती है तो उसका सिर्फ केवल 10% ही उसको ऊर्जा मिलती है, 90% लॉस में होती है। ये बिल्कुल परिभाषा याद कर लीजिए, नोट कर भी लीजिए। एग्जाम में पूछेगा, एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लिंडेमान नाम याद रखिएगा और 10% का नियम याद रखिएगा। ठीक है, 10% का नियम मतलब एक श्रृंखला से दूसरे। अब मान लीजिए ये शाकाहारी है, बकरी थी, बकरी को खाएगा कौन? शेर खाया, तो शेर के पास भी बकरी का जितनी भी एनर्जी है, जो भी खाया उसने, उसका 10% ही शेर के पास जाएगी, बाकी सब लॉस में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन। सतत हम व्यापक मूल्यांकन बच्चे का जब हम करते हैं तो इसका मूल्य क्या उद्देश्य होता है? सत्र मूल्यांकन एक तकनीक है कि मतलब सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करना चाहिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। तो देखिए कि एक बार मूल्यांकन कभी भी कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सही आंसर देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है जिसका माध्यम है निदान करना। मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन होता है, जब जब जरूरत हो बच्चे का निदान करने की, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की, तब तक उसका मूल्यांकन करा जाएगा और बच्चे का निदान किया जाएगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन का सिर्फ मोटा मोटी तौर पर यही मतलब है। ठीक है, इस मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे में जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए, है ना। आप मूल्यांकन करेंगे, आपने देखा कि बच्चे में ये कमियां हैं, अभी उसको 10 तक काउंटिंग याद है, अभी उसको 10 तक काउंटिंग तो याद है लेकिन बीच बीच में वो भूल जाता है या जाती है, तो आप पहले उसको बताएंगे कि बेटा, आप उसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, आप उससे व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर कराएंगे, ताकि उसको चीज़ें याद रहें। तो इस तरीके से मूल्यांकन करेंगे। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का यही मतलब मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? देखिए यहाँ पे बच्चे को रटने से रोकना है ना, तो कैसे क्वेश्चंस होंगे? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, निबंधात्मक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है वस्तुनिष्ठ। अब देखिए आप जैसे ये क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यही इसी को कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ेंगे? किताबों में पढ़ेंगे या आपके इंटेलेक्चुअल पर भी आधारित है? मान लीजिए आपने एक टॉपिक भी पढ़ा, तो भी आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें से एक क्वेश्चन कहीं से भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसमें से एक आंसर आपको ढूंढ के लगना है। तो ये जो होता है इसमें थोड़ा सा बच्चे के अंदर मतलब पढ़ने की क्षमता होती है, वो ध्यान से पढ़ेगा, चीज़ों को समझेगा, क्वेश्चन को लॉक करेगा, आंसर को सही लगाएगा। लघु उत्तरी में क्या है कि सब बच्चे अपना अपना औंधा मुंह लिखना शुरू कर देंगे। निबंध में देखिए कुछ भी लिखते जाते हैं, पता चला एक पेज अच्छा लिखा, बाकी सब रगड़े दिए जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये बच्चे के रटने की प्रवृत्ति रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, तो प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जो है जिज्ञासा जगाना बच्चे के अंदर, तो ये इसका मूल उद्देश्य है। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ जो है, देखिए यहाँ पे परिभाषा, तो इसका मतलब ये मूल उद्देश्य नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा, बस आपको याद रखना है कि कुछ भी हो जाए हमको परिभाषा नहीं देनी है बच्चों को। हमें बच्चे के अंदर परिभाषा, नियमों की जानकारी, व्याकरण की जानकारी, सूत्रों की जानकारी, इस तरीके की जो है शब्दावली अगर यूज होती है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मतलब यहां पे समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस जो है पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार किया है। तो यहां पे देखिए रेलवे टिकट का कोई भी क्लासरूम में, मान लीजिए क्लासरूम चल रही है और आप क्लासरूम में लेकर के आए हैं, मान लीजिए आप क्लासरूम में लेके आए हैं एक कार्ड, कोई भी कार्ड ले आइए। अब आप कार्ड को दिखा रहे हैं बच्चे को, जैसे बच्चे को आपने कहा बच्चे को घड़ी देखनी है, अब घड़ी में देखनी है स्मार्ट वॉच, तो ऑब्वियसली आप स्मार्ट वॉच जब देखनी होगी तो तभी, जब लेके आओगे तभी तो देखेंगे बच्चे। उसके बारे में पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो चीज़ें देख नहीं रहे। तो यहाँ जो नमूना जो दिखाया गया उसका मूल उद्देश्य होता है यहाँ किराए की जानकारी देना, रेलवे टिकट के बारे में कि कितने रुपया का आया है, या उन्हें टिकट के उपयोग के बारे में विभिन्न
संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना देना, यह निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, या फिर वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है ओवरव्यू, ओवरव्यू के कौशल को विकसित करना कि उस टिकट को देखें बच्चा, उसको समझे कि उस टिकट में क्या क्या जानकारियां एकत्रित होती हैं बच्चे के अंदर। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक तो कुछ नई चीज़ें जानने की इच्छा जागृत होगी, वो कुछ नया जागृत होगा, कुछ नया देखेगा, उससे कुछ नया सीखेगा। इस तरीके से बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा बनी रहेगी पढ़ाई को लेकर कि किसी नई चीज़ को जानने को लेकर के। ठीक है, आपने एक घड़ी पहनी, स्मार्ट वॉच पहनी, बच्चे को उतार करके आपने घड़ी बच्चे के हाथ में पहनाई या फिर बाहर से दिखाया, जैसे भी दिखाना हो, फिर बच्चे को आपने एक एक फंक्शन जो है कि बेटा इसमें जो है देखो घड़ी ऐसे होती है, फिर ये देखो हमने एक नया चेंज कर दिया है ना इसका, फिर हमने देखा इसमें बीपी भी चेक, इसमें जो है हार्ट बीट भी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें मतलब कुछ जो बातें बता सकते हैं। तो वास्तविक जानकारी के साथ जो है हम ओवरव्यू भी कौशल डेवलप करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बीज अंकुरण के अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बीज अंकुरण का है, तो मतलब एक बीज अंकुरण के बारे में सिखाना है बच्चों को। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाया जाए। तो यहाँ पे कक्षा में दर्शाना है, क्लासरूम में एक ले आए अंकुरित बीज को, देखो ऐसे ऐसे होता है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फिर ये बीज जो है धीरे धीरे फूटेगा, पानी पड़ेगा, फिर इसमें से जो है एक जड़ निकलेगी, फिर ये पौधे का रूप लेगा। इस तरीके से बताएंगे, या बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से बताएंगे, तो ये भी गलत है। बीज बोने के लिए कहेंगे, फिर उसके विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा करके। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा जवाब। आंसर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बीज अंकुरण के बारे में बच्चे को क्या करेंगे, गार्डन में ले जाएंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, फिर उस गड्ढे में जो है थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें थोड़ी सी खाद डालेंगे, है ना, गोबर की खाद डालेंगे, फिर उसमें छोटा सा वो बीज डालेंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसको बताएंगे कि देखना डेली जो है उसको डेली ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है कि ये सूखने ना पाए मिट्टी। तो बच्चा जाएगा उसमें एक मग्गा पानी डालेगा ताकि वो सूख ना पाए। डे बाय डे जब जैसे जैसे बीज फूटेगा उसके बाद वो पेड़ बनेगा, तो वो चीज़ें देखेगा प्रोसेस बाय, तो वो चीज़ों को प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को करके सिखाने की कोशिश की जा रही है, स्वयं से करने की कोशिश की जा रही है ना। इसमें बच्चे को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा कि स्वयं से करने पे जो है बच्चा जल्दी सीखता है क्योंकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असाइनमेंट के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। असाइनमेंट जो है आमतौर पे क्यों दिया जाता है। असाइनमेंट को आप समझ लीजिए एक तरीके से होमवर्क है। होमवर्क क्यों दिया जाता है, इसका कथन सही है। विविधता और अभ्यास करने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। या असाइनमेंट जो है मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। या असाइनमेंट जो है विद्यार्थियों की जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो असाइनमेंट का जो मूल उद्देश्य होता है, असाइनमेंट हमने दिया तो बच्चे को पहली बार कोई भी किसी भी टॉपिक में हमने असाइनमेंट दे दिया कि बच्चे जो है ये करके लाना, A to Z लिख के लाना है। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की जानकारी हासिल करने का एक तरीका है कि बच्चे को कितना आता है। उसके बाद उसके विचारों का निर्माण करने, उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं कि बेटा तुम A से Z लिखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक आता है और कहाँ तक नहीं आता है। मुझे ये भी जानकारी हो जाएगी या तुम्हें भी जानकारी हो जाएगी कि इसमें अभी कितना याद करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है असाइनमेंट का मूल उद्देश्य यही होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए छोटे बच्चों को लेकर के देखता हूँ कि क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन, एक और बात, हाँ ये मैं आपको बहुत पहले मुझे बता देना चाहिए, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, और जब आपको पता है कि जूनियर लेवल का पेपर है या प्राइमरी लेवल का पेपर है, हमको पता है, तो हम बच्चे को सोच करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक छोटा बच्चा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में पढ़ रहा है, उसको हम क्या चीज़ें जो है इस तरीके से जो है ऑप्शंस देंगे तो क्या वो कर सकता है बेहतर। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके ही, इसलिए मैं आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है छोटे बच्चों का ही देता हूँ, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों को क्या नहीं पता है
या बच्चे क्या जानने चाहिए। बच्चे जो है अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना उनके लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे अगर कोई टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे जो है, बच्चे को क्या नहीं पता है, उसकी जगह बच्चा क्या जानना चाहता है, इसको ध्यान रखना है। तो बच्चे प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा क्या जानना चाहता है ये इसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी है और गलत नहीं करिएगा क्योंकि ये अक्सर जो है बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से गलत कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी जो है शिक्षण तक रणनीति है। तो स्टोरी टेलिंग कहानी जो है, मैंने कहानी वाली बात बताई थी कि बच्चे को कहानी जो है क्यों सुनाई जाती है। ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, या फिर ये दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, या इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो यहाँ पे 20वें का जो आंसर है ये कल्पना करने की क्षमता जो है विकसित करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टोरी जो होती है, स्टोरी के माध्यम से बच्चों का हम अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे के अंदर एक कल्पना शैली विकसित होती है। वो समझता है, इमेजिनेशन सोचता है कि आपने जो कहानी सुनाई है उस पर खोने की कोशिश करता है, उसको सोचने के प्रयास करता है। तो इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है डेवलप होती है, संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है, रचनात्मक बच्चा होता है, धीरे धीरे होने लगता है ना। नई खोज जो है उसके अंदर जो है डेवलप होती है, खोज करने की क्षमता डेवलप होती है, जिज्ञासा डेवलप होती है उसके अंदर। इस तरीके की कुछ एबिलिटीज़ जो हैं डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो बच्चों को हमें ईंधन के बारे में बताना है कि किस तरीके के ईंधन होते हैं, क्या क्या होते हैं, इस टाइप का जो है चीज़ें बताना। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, एक चटाई पे ईंधन की तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल भी गलत है, वाहियात है। बच्चों को विभिन्न जो है ईंधन की बात हो रही है, यहाँ निधन लिख दिया है। ईंधन की सूची बनाने के लिए कहना, या कक्षा में ईंधन के कुछ जो है नमूने दिखाना, या एक लघु फिल्म के साथ साथ बच्चों को बताना कि खाना पकाने के लिए ईंधन के किस संभावित प्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता जो है विकसित कर, छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना होता है। छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। भ्रम का आनंद महत्वपूर्ण सोच की क्षमता विकसित करता है छात्रों में, वैसे आंसर तो यही होगा। अब वो क्या चीज़ होगा, तर्क करने की क्षमता विकसित करना होता है, ये भी हो सकता है ए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों की एक प्रजाति जो है ए है जो बहुत बड़ी संख्या में उगती है और लेकिन पूरे विश्व में केवल भारत के बी भाग में पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है। तो ये ऑब्वियसली ये एक स्थानिक प्रजाति है क्योंकि भारत के किसी एक क्षेत्र में ही पाई जाती है, उसी स्थान में पाई जाती है। जैसे स्थानिक से संबंध में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभाषा से संबंध में कि स्थानिक भाषा के बारे में कि भाई जो भाषा का गुण है वो उसी स्थान में पाया जाएगा। भोजपुरी जो है कानपुर में थोड़ी ना बोली जाएगी या दिल्ली में थोड़ी ना बोली जाएगी, वो उसी खास स्थान में बोली जाएगी। तो ये पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, उसी स्थान में पाई जाती है, तो इसका मतलब है वो स्थानिक प्रजाति है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति निम्नलिखित में से किस चीज़ का समर्थन नहीं करती है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रगति जो है बच्चे कम गलतियां करें, इसका समर्थन नहीं करती है, या बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो यहाँ पे जो सही आंसर है किस चीज़ का समर्थन नहीं करती है, तो देखिए सीखने का अवसर का समर्थन करती है, प्रश्न पूछने का समर्थन करती है, उनको जो है एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वो सही से उस कार्य में कर सकें, ईवीएस से संबंध में पढ़ाई कर सकें, खोज कर सकें, भ्रमण कर सकते हैं, जो भी सारा कुछ है। ऑप्शन में कुछ भी बताया जा सकता है, बस पॉजिटिव की ओर ले जाता हूँ ऑप्शन। बच्चे कम गलतियाँ करें, इस बात का समर्थन नहीं करते क्योंकि गलतियाँ करना ही ये दर्शाता है कि बच्चा सीख रहा है।
बच्चा सीख रहा है, सीखने में सक्षम है। जब आप वो गलती देखेंगे, आप उसको सुधारेंगे, फिर से वो अगली गलती करेगा, फिर से सुधारेंगे। इसी प्रकार से बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, इसी प्रकार से बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल गलत है, ये इस चीज़ का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? मक्खियाँ क्या होती हैं कि वो एक झुंड में रहती हैं, मक्खी हो, मच्छर हो, ऐसे ही सब रहते हैं ना एक साथ। मच्छर का एग्जाम्पल जो वाहियात है, खैर ठीक है, चींटी हो गई, दीमक हो गई, ततैया बर्रैया हो गई, मधुमक्खी हो गई। लेकिन जो मकड़ी होती है, आप देखिए, वो अकेले ही रहती है, संयुक्त तरह से। एक कोने में उसने जाल बना रखा है, दूसरी मकड़ी ने दूसरे कोने में, तीसरी मकड़ी ने किसी और पेंटिंग के नीचे बना रखा है, चौथी मकड़ी ने किसी और जगह बना रखा है, कोई जो है बेड के नीचे बना रखा है, इस तरीके से। तो वो एक कॉलोनी बस्ती में नहीं रहती, अकेले रहती है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा करना क्यों, इसलिए ऐसा करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखिए, पानी में जो है मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर सतह में अंडे डाल देती है, मतलब जो अंडे पड़ते हैं उसी में रहते हैं। और उस पे क्या होता है कि हम जब तेल डाल देते हैं तो तेल डालने से क्या होता है कि वो जो है अंडे जो हैं वो डूब जाते हैं पानी के अंदर, और डूब जाते हैं तो मछलियां जो होती हैं वो उन अंडों को खा लेती है। तो एक तरीके से जो है तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन जो है रुक जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, जो ऑप्शन ये भी सही है और वो जो मैंने आपको बताया वो भी सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस कई बार यूज़ होते हैं, तो इसलिए दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत पर या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा, अन्न को एक कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको आंकड़ों की सीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। उस भोजन को कौन कौन से खाने के लिए पक्षी आए, इसका ये का मूल इस चीज़ का जो है करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को जो है घर में व्यस्त करना होता है, या बच्चों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना होता है जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं, या पक्षियों की जातियों और खान पान की आदतों के प्रति जो है अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए बात कही गई, या जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति मन में बैठाना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी जो है क्षेत्र की भेड़ बकरी में जो है पश्मीना ऊन मिलती है? तो पश्मीना ऊन जो मिलती है वो बिल्कुल एक क्षेत्र है, वो है लद्दाख। ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो सामान्य से क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन जो है बहुत ही बड़ी जो है मतलब सॉफ्ट होती है और बड़ी गर्म होती है। ये ऊन जो है लद्दाख के क्षेत्रों में पाई जाने वाली भेड़ जो है, या आमतौर पर इसे बकरी या भेड़ भी कहा जाता है, वहाँ से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर हमें वनस्पति की पहचान करना है। ये वनस्पति जो है पहली बात तो हमें वनस्पति की पहचान करना है। हमें पता है कि ये वनस्पति जो है खारे पानी में रहती है, साफ पानी में नहीं, खारे पानी की बात हो रही है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप के जो है समूह में पाई जाती है, तो ये इस खास क्षेत्र में पाई जाती है ये। ठीक है, तो खारे पानी वहीं पे होगा जहाँ समुद्र होगा, और अंडमान निकोबार में मतलब समुद्र है तो समुद्र का पानी है। ठीक है, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति है इसका नाम है मैंग्रोव वन। ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो है सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन जो होते हैं खारे पानी दलदलीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? तो बच्चों के हितों को संलग्न करें, इसका हित का ध्यान रखेंगे। लड़के और लड़कियों के समान रूप से आग्रह करें, मतलब उन दोनों में जो है समानता रखेंगे। या फिर महंगी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ऑब्वियसली नहीं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से के बच्चों का जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे जो सी होगा वो गलत है। ठीक है, तो आज के जो 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। 10 लाइक्स का टारगेट है हमारा, जो है टारगेट ज़रूर पूरा करने में मदद करिए। अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको नहीं अगर पसंद आ रहा है, कोई बात है अगर आप, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ हम उस पर सुधार कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहूँगा, यही है तरीका आपको पास होने का। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाइए,
एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उतने ही डाइवर्सिटी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चाहे जितना आप कोशिश कर लीजिए, आपको समाजीकरण में आपको एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा, और हर दिन पढ़ते पढ़ते आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।